हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, बात करते हैं अपन अपना विषय जो आपके रीट का सिलेबस जो चल रहा है, मनोविज्ञान विषय के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अंदर अपन ने बहुत सी बिंदुएं, बहुत सी बातें अपन ने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अब आज की जो क्लास में अपन बात कर रहे हैं, जो अपनी जो लास्ट क्लास में चल रहा था वो आपके चल रहा था व्यक्तित्व के अंदर अपन ने बात की बच्चों व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब उन सिद्धांतों को अपन को विस्तार से पढ़ना था। अपन लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो आपका था व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो कि देने वाले जो आपके जो मनोवैज्ञानिक थे आप सबके, जिसने पूरे मनोविज्ञान में काफ़ी हर क्षेत्र में अपने प्रयोग, अपना सिद्धांत दिया, जिनका नाम है आपके सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उस व्यक्तित्व के सिद्धांत में अपन ने देखा था कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के चीज़ें होती है जिनके कारण उसका व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता है या व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहला जो था बच्चों आपका वो था इड जिसे अपन कहते हैं इदम। दूसरा जो बात की थी अपन ने वो है आपका अहम। तीसरा जो आपका है पराहम। यानी कि ये 3 प्रकार के जो घटक मिलकर एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के घटकों को मिलने के बाद कई प्रकार की भावना आती है। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर इदम जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, उस व्यक्ति का अंदर पशु प्रवृत्ति होती है, वह एक इंसान की तरह नहीं रह सकता। उसके अंदर स्वार्थ की भावना रहती है, उसके अंदर लालच की भावना होती है, उसके अंदर असहयोग की भावना होती है। वो स्वयं की इच्छाओं पर, जो आपका जो शारीरिक इच्छा है उन पर, जो मानसिक इच्छा है वह उनकी नियंत्रित नहीं रहती। यानी शारीरिक इच्छाओं पर उसके मानसिक इच्छाओं का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए वो अपने आप में असंतुलन महसूस करता है। उस समय व्यक्ति के अंदर जो होता है वो जो उसकी मानसिक इच्छाएं वो तो बच्चों आपकी कमज़ोर होती है, और जो शारीरिक इच्छाएं जो हैं वो उसकी प्रबल होती है, जिससे इसमें वो उसका दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है। उसके बाद अपन दूसरे जो बिंदु, यानी दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो प्रकार है, यानी दूसरा जो घटक है वो आपका है अहम, जिसे अपन कहते हैं ईगो। यानी कि ईगो को मन व्यक्तित्व के आधार पर, यानी ईगो को जो आपके मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड, इन्होंने सबसे प्रभावी चीज़ बताई है। जैसे अब आप कभी भी आप जाओ, कभी भी आप कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमो, तो किसी को देखकर या कोई आपको देखकर ऐसे बोलता है कि इसमें तो ईगो है, तो आप घबराना मत, क्योंकि आपके लिए वो आपकी वो एक प्रकार से तारीफ ही करता है। आज तक आपने इस ईगो शब्द को बहुत गलत वे में लिया है, लेकिन मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ईगो है वह सबसे प्रभावी यानी सबसे बेस्ट व्यक्ति है। ये क्या करता है ये बच्चों, दोनों जो आपका इड और जो सुपर ईगो है, इसके अंदर क्या करता है बच्चों, आपकी संतुलन स्थापित करता रहता है। तो ठीक है, अब आज बात करेंगे, आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे, आज का जो बिंदु रहेगा जो अपना, वो आपका रहेगा बच्चों व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तित्व के सिद्धांत। कौन सा रहेगा बच्चों आपका व्यक्तित्व ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो था बच्चों आपका मनोविश्लेषण देने वाले कौन थे आपके सिगमंड फ्राइड। कितने प्रकार बताए हैं या व्यक्तित्व के कितने घटक बताए हैं, 3, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो होता है वो आपका, इसमें क्या होता है, मानसिक इच्छाओं से ज्यादा क्या होती है, मानसिक इच्छाओं से इच्छाएं कमजोर, ठीक है, प्रभावी, ठीक है। जो ईगो जो है वो आपका क्या करता है, इड व सुपर ईगो में क्या करेगा, बैलेंस, यानी कि क्या करेगा, संतुलन का कार्य, ठीक है। जिसके अंदर सुपर ईगो ज्यादा होता है उसमें क्या होता है बच्चों, मानसिक इच्छाएं तो उसकी प्रभावी होती है, लेकिन शारीरिक इच्छाएं क्या होती है उसकी कमजोर।
ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है क्या, कि जो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है देने वाले आपके सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए, पहला इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। इड के बारे में अपने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी, आज अपन बात करेंगे सुपर ईगो। ठीक है, सॉरी ईगो की बात करेंगे आज अपन। किसकी बात करेंगे बच्चों, दूसरा जो है आपका व्यक्तित्व का प्रकार ईगो। ईगो में क्या होता है बच्चों, ईगो यानी कि इसकी जो तुलना, इन्होंने जो तुलना की थी वो आपके एक तराजू के समान की थी। ये इधर शारीरिक इच्छाएं हैं, इधर यह इसकी मानसिक इच्छाएं। ठीक है, ये तराजू है। ठीक है, इसमें क्या है, संतुलन, बैलेंस। ठीक है, यहां तो क्या है बच्चों, इसकी किसी व्यक्ति या मनुष्य की शारीरिक, यहां क्या है आपकी मानसिक। यानी कि इन दोनों के अंदर क्या कर रहा है बच्चों, संतुलन। ठीक है, संतुलन का कार्य करता है कौन, आपके ईगो। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से। अब इसमें बात करते हैं कि नहीं कब ज़्यादा प्रभावी रहता है, किस उम्र में व्यक्ति में ये जो प्रकार है व्यक्तित्व का या एक घटक है वो किस अवस्था में व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा ये जो पाया जाता है बच्चों, ये आपके युवावस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, युवावस्था में। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर युवावस्था होती है, नहीं व्यक्ति युवा होता है, तो उसमें सही गलत को पहचानने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि सही गलत की वो पहचान कर लेता है। उसमें इंसानी प्रवृत्ति आती है। कैसी प्रवृत्ति आती है बच्चों, इंसानी प्रवृत्ति। इंसानी प्रवृत्ति होती है उसमें बच्चों आपके क्या होता है, ये इसमें मिलनसार प्रवृत्ति पाई जाती है। इंसानी प्रवृत्ति पाई जाती है, मिलनसार प्रवृत्ति पाई जाती है। वास्तविकता में जीना से नहीं, वास्तविकता जो है उसके बारे में या उसके प्रभाव में ये जीता है। वास्तविकता देखिए, इसमें व्यक्ति ये जो वास्तविक जीवन है नहीं, वो वर्तमान समय में ये व्यक्ति क्या करता है, जीता है। इसमें क्या होता है बच्चों, संतुलन बना रहता है। यानी कि युवावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है व्यक्ति सही गलत का वो पहचान करना सीख जाता है। उसके अंदर वास्तविकता में वो वर्तमान में जीना सीख जाता है। उसमें सहयोग की भावना आती है, सहयोग की भावना होती है। यानी एक जो युवावस्था में जो बालक होता है वो एक दूसरे का सहयोग करना चाहता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या आता है, वो क्या करता है बच्चों, इन दोनों के बीच क्या बना रहता है, संतुलन बना रहता है। यानी ईगो जो है वो आपका कब पाया जाता है बच्चों, आपके युवावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है। इसी समय व्यक्ति या बालक में या इंसान में क्या आती है, इंसानी प्रवृत्ति आती है। वो सही गलत को पहचानने लग जाता है, अच्छे बुरे को पहचानने लग जाता है। वो लोगों से मिलना पसंद करने लग जाता है और उस वास्तविक जीवन यानी वर्तमान समय में वो क्या करता है, जीना सीखता है और अपने आप में क्या बनाए रखता है बच्चों, संतुलन बनाए रखता है और हमेशा सहयोग की उसमें भावना रहती है। ठीक है, इससे संबंधित एक बात, एक कहानी है जो इस प्रकार से कि यानी आपके अंदर एक प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसे कहते हैं भूलने की प्रवृत्ति। वो होना आपके अंदर आवश्यक है, क्योंकि अगर वो प्रवृत्ति आपके भूलने के लायक, आपके अंदर भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर आप इस जीवन में सक्सेस नहीं रह पाएंगे। यही आपका ये 3 प्रकार के जो घटक है वो बताया। जैसे एक मान लो, एक समय की बात होती है, एक माता जो है वो अपने पुत्र के, उसका एक माता होती है, वो एक अपने पुत्र का या उसका जो पुत्र है वो बचपन में किसी हादसे के कारण उसका गुजर जाता है। ठीक है, तो अगर वो गुजर गया तो माता किस में है बच्चों, सदमे में है। ठीक है, उसकी क्या है, माता सदमे में है। लेकिन वो कुछ समय बाद, थोड़ा समय बाद, 2-3 साल बाद या 2-3 साल बाद ऐसा आता है कि वो उस चीज़ को भूल जाती है। लेकिन फिर वो अचानक किसी पार्टी या किसी शादी वगैरह में जाती है, वहाँ उसी उम्र के बच्चे को वो देखती है और देखते उसके अंदर फिर से वो भावना आ जाती है कि मेरा भी एक छोटा बच्चा था, तो अगर काश वो होता तो वो भी इस तरीके से खेलता रहता। तो उसके अंदर यानी इतने दिन तो वो क्या हो जाती गई थी, उस चीज़ को भूल गई थी। यानी कि वो चीज़ उसकी दमित इच्छा है नहीं, वो उस इच्छा को भूल गई थी। लेकिन वो अचानक से वो बच्चा फिर से उसके सामने आ जाता है, कोई दूसरा बच्चा, तो उसे वापस वो उसमें आ जाती है। तो अगर आपके अंदर ये जो बैलेंस शीट यानी जो ईगो नहीं हो तो आप असमायोजित हो जाएंगे। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं अपना जो अंतिम जो आपका इसमें इस मनोविश्लेषण सिद्धांत में जो अंतिम जो घटक है वो है आपका, उसका बात करते हैं आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है और ये किस अवस्था में पाया जाता है, इस चीज के बारे में बच्चों अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, सुपर ईगो। परा अहम, ये क्या होता है इसमें बच्चों, क्या होता है व्यक्ति के अंदर ये कि सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका जो आपका सुपर ईगो जो होता है वो आपका वृद्धावस्था में सर्वाधिक होता है। व्यक्ति इस अवस्था में सारे जीवन की मोह माया को त्याग देता है और अपने जीवन में आपकी आनंदमयी भावना, अपना जीवन आनंदमय इस तरीके से बिताता है। उसमें देवत्व वाणी है, वो देवताओं को मानने लग जाता है। उसमें बलिदान की भावना आती है, समर्पण का भाव आता है। आप देखते हो कि आपके घर में कभी कोई अचानक कोई हादसा हो जाता है तो आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति है, वो ये कहेंगे कि उसकी जगह अगर कोई आपके पड़ोस में भी कोई जैसे जवान या युवावस्था में कोई लड़का मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो आपका जो घर में जो बुजुर्ग वो ये कहता है कि उसकी जगह अगर मैं मर जाता तो ठीक था, क्योंकि मेरा जीवन मैंने अपने जीवन को जी लिया है। तो इसमें बच्चों कौन कौन से गुण आते हैं बच्चों व्यक्ति के अंदर, क्या आते हैं, एक तो आदर्शवादी गुण आते हैं। ठीक है, आदर्शवादी गुण आते हैं बच्चों आपके, इसके अंदर देवत्व भाव आता है। ठीक है, उसके अंदर बलिदान या त्याग का भाव आता है, त्याग का भावना आता है, उसमें त्याग की भावना आती है, उसमें समर्पण की भावना आती है, उसमें त्याग, समर्पण, देवत्व भाव, आदर्शवादी गुण, ये सारे गुण उसमें पाया जाता है। और इसमें क्या करता है बच्चा, व्यक्ति क्या चाहता है, दूसरों के लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए, यानी वो अपने जीवन को तो छोड़ चुका होता है, यानी वो अपने जीवन को तो छोड़ चुका है लेकिन वो दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। तो ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपका वो जो है आपका क्या नहीं बनता बच्चों, इसके अंदर असंतुलन रहता है। और असंतुलन किस हिसाब से होता है, ये आपका तराजू है, ये इसका तराजू है। इस तराजू का क्या है बच्चों, इसके अंदर जो बालक के व्यक्ति की जो मानसिक इच्छा है वो तो आपकी कमजोर होती है, जबकि शारीरिक इच्छाएं क्या होती है बच्चों, आपके प्रबल होती है। और इसके अंदर क्या, एक शारीरिक व्यक्ति के अंदर क्या नहीं बन पाता है, संतुलन नहीं बन पाता, यानी कि मानसिक इच्छाएं क्या होती है इसमें प्रभावी होती है। ठीक है, यानी कि मानसिक इच्छाएं सबसे ज्यादा होती है और शारीरिक इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती है। शारीरिक इच्छाएं क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। क्या करता है बच्चों, वो दूसरों के लिए जीना चाहता है, वो अपने आप का जीवन दूसरों के लिए जीना समर्पित करता है, वो सब कुछ आपके दूसरों पर न्यौछावर कर देता है। और प्राइड के अनुसार वही व्यक्ति या उसी व्यक्तित्व को व्यक्ति सफल मानता है या सफल मानता है, जिसमें क्या होती है बच्चों, अहम की भावना होती है। किसकी भावना होती है बच्चों, आपके किसकी बच्चों, अहम क्या है बच्चों, आपका ईगो। किसकी भावना आती है बच्चों, तो आप मेरे को मैंने सही से शुरू में बताया था कि अगर आपको भविष्य में कोई ऐसे बोले ना कि तेरे में तो सबसे ज्यादा ईगो है, तो आप उसको कहना कि गर्व महसूस करना कि मेरे में, हाँ मेरे में ईगो है। ठीक है, ईगो से तात्पर्य ये है कि आप जो आपका जो शारीरिक और मानसिक इच्छा है उनमें संतुलन स्थापित कर रहा है, आप सही गलत को अच्छे तरह से समझ पा रहे हो, आप यानी कि एक प्रकार से समझदार व्यक्ति हो। तो इन्होंने सबसे प्रभावी जो घटक बताया, सर्वाधिक प्रभावी घटक, सर्वाधिक प्रभावी घटक या सर्वाधिक प्रभावी जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया वो बताया आपका ईगो। क्या बताया बच्चों, आपका अहम। ठीक है, तो ये कहते हैं जिस व्यक्ति में अहम की भावना होती है वो बच्चा व्यक्ति इस जीवन में, इस संसार में सफल व्यक्ति है। ठीक है, तो ये बात की थी अपन ने सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत की। अब आगे बात करेंगे अपन, एक मनोवैज्ञानिक हुए आपके G.W. ओलपर्ट, उन्होंने भी अपने सिद्धांत, अपना सिद्धांत दिया। और सिद्धांत किसके तहत दिया, व्यक्तित्व का ही सिद्धांत दिया। और किस प्रकार से सिद्धांत दिया इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है बच्चों, शील गुणों का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत दिया है बच्चों आपके मनोवैज्ञानिक है ओलपोर्ट, शील गुणों का सिद्धांत देने वाले कौन है बच्चों, आपके G.W. ओलपोर्ट, G.W. ओलपोर्ट। ठीक है,
इन्होंने सिद्धांत दिया और सिद्धांत देते हुए कहा कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार के शील गुण होते हैं, यानी एक व्यक्ति के अंदर शील गुण होते हैं कुल जो उनके अंदर जो एक व्यक्ति के अंदर जो कुल जो शील गुण है वो बच्चों आपके 17,953 शील गुण होते हैं, जिनको 4500 भागों में विभाजित किया जाता है। तथा मूल रूप से जो आपके जो गुण शील गुण होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से बच्चों? एक तो आपका सामान्य शील गुण, दूसरा आपका विशिष्ट शील गुण। अब सामान्य शील गुण में जब अपन देखते हैं तो यानी व्यक्ति के अंदर लगभग यह गुण व्यक्ति के लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यानी सभी व्यक्तियों में जो आपका शील गुण है, जो सामान्य शील गुण है, वो सभी में विशेष रूप से पाया जाता है, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे उसके अंदर किसी हर व्यक्ति के अंदर आपके प्रेम की भावना मिल जाती है, दया की भावना मिल जाती है, सहानुभूति की भावना मिल जाती है। तो कई व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, यानी वो कुछ ऐसे गुण जिसके कारण व्यक्ति की क्या बन जाती है? पहचान बन जाते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट शील गुण। अब इसके लिए अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे मदर टेरेसा में जो मदर टेरेसा को व्यक्ति क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या किस प्रकार का गुण विद्यमान था? सेवा का गुण विद्यमान था। वो दूसरों की क्या करते थे? सेवा करते थे। और उसके बाद बात करते हैं अपन अगला, जो आपके महावीर स्वामी या गांधी जी के अंदर कौन सा गुण पाया जाता था? अहिंसा का गुण पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी जी में, बिहारी वाजपेयी में कैसा गुण पाया जाता है? संप्रेषण का गुण। और उसी गुणों के आधार पर आज मोदी जी भी आज स्वामी विवेकानंद के पथ प्रदर्शन पर चल रहे हैं, तो उनमें आपके जो मोदी जी हैं उनमें भी किस प्रकार का गुण है? संप्रेषण का गुण है। कितने प्यार से बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो आप बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हो। तो ठीक है, इस प्रकार से शील गुणों का जो सिद्धांत देने वाले जो आपके GW ऑलपोर्ट है, इन्होंने शील गुण दो प्रकार के बताए हैं। एक तो जो है सामान्य, वो तो आपको हर व्यक्ति में सामान्य रूप से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति की पहचान बन जाती है। उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो लिखते हैं इसके बारे में बच्चों। GW ऑलपोर्ट ने कुल जो शील गुण बताए हैं, कुल शील गुण जो बताए गए हैं वो आपके बताए उन्होंने 17,953। ठीक है, कुल शील गुण कितने हैं? 17,953 शील गुण है। इनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4500 भागों में विभाजित। ठीक है, अब ये भी कितने सामान्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक आपके सामान्य शील गुण जो कि सभी रूप में समान रूप से पाए जाते हैं सभी व्यक्तियों में। दूसरे आपके विशिष्ट गुण, यानी कई व्यक्तियों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसकी क्या बन जाते हैं? पहचान बन जाते हैं। अब सामान्य रूप से किसी में दया की भावना सब में आती है, सहानुभूति की भावना सभी में मिलती है आपको लगभग, किसी में कम किसी में ज़्यादा जरूर हो सकती है। दया, सब, सहानुभूति, प्रेम और सहयोग की भावना, प्रेम, सहयोग, ये तो सब में पाई जाती है, लेकिन कुछ विशेषताएं विशिष्ट होती है। जैसे कई मनोविज्ञान, कई व्यक्तियों के अंदर बोलने का गुण अच्छा होता है, कई व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हैं, कई व्यक्ति में कुछ और अलग, किसी कोई अच्छा प्लेयर बन जाता है, तो वो क्या विशिष्ट गुणों में आते हैं। तो ठीक है, तो कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो आपके सामान्य से भिन्न है। ठीक है, जिनसे व्यक्ति क्या करता है, यानी उसके जो व्यक्ति में ये कुछ विशिष्ट गुण होते हैं सबसे अलग, जिसके द्वारा पहचान, यानी व्यक्ति की पहचान। ठीक है, व्यक्ति की पहचान होती है इन गुणों से। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे अपन बात करेंगे आपके विशेषक का सिद्धांत। विशेषक का सिद्धांत क्यों देता है बच्चों? आपके RB कैटल द्वारा दिया जाता है, और इन्होंने दो प्रकार के विशेषक बताए हैं, एक तो सतही विशेषक, एक विशिष्ट विशेषक। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत देखते हैं बच्चों आपका विशेषक सिद्धांत, जो कि आपके कैटल महोदय द्वारा दिया जाता है। तीसरा विशेषक का सिद्धांत देने वाले कौन? देने वाले आपके कौन है बच्चों? आपके देने वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक वो आपके कैटल महोदय, RB कैटल। ठीक है, RB कैटल द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। इन्होंने कितने प्रकार के विशेषक बताए हैं? इसमें दो प्रकार के विशेषक बताए हैं। एक तो होते हैं बच्चों आपके सतही विशेषक, यानी विशेषता, व्यक्ति की कुछ विशेषताएं, सतही विशेषक। दूसरे आपके स्रोत विशेषक।
सतही विशेषक ऐसे विशेषक जिनको अपन क्या कर सकते देख सकते हैं, यानी उनको जिनको अपन देख सकते हैं, जिनको अपन अच्छी तरह से देख सकते हैं, वो कहाँ प्रस्तुत करते हुए, कहाँ की प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है जिसमें विशेषकों को मिलकर बनाया, एक होता है सतही विशेषक, एक होता है आपका विशिष्ट विशेषक। सतही विशेषक होते हैं वैसे ऐसे विशेषक जो आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे आपको व्यक्ति का रंग आपको दिखाई दे देता है ना, गुण थोड़ी दिखाई देते हैं, नहीं देते ना, हाँ, रंग, कद, काठी, रंग, कद, काठी, उसके चाल ढाल, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। क्या व्यक्ति के गुण दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। क्या व्यक्ति की विशेषताएं दिखाई देती है क्या? नहीं देती। तो उसमें क्या नहीं, ऐसे गुण जिनको अपन किसी ना किसी प्रेक्षण के आधार पर आप देख सकते हो, सामान्य रूप से नहीं देख सकते, लेकिन उसको किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किसी यंत्र के माध्यम से, किसी परीक्षण के माध्यम से, यानी ऐसे स्रोत से वो परीक्षण के माध्यम से जाना जाएगा, परीक्षण के माध्यम से जाने जाए। तो ये इसके बारे में व्यक्ति में आपके जो मनोवैज्ञानिक है, इसमें इसके अंदर जो व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है या बौद्धिक आचरण है उसको जाना जाता है, वही आपका क्या होता है बच्चों, स्रोत विषय गुण होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, आपके आरबी केटल ने कुल विशेषक गुणों के अंदर कई प्रकार के बताए और इन्होंने कितने शील गुणों की बात की, इस आपके सिद्धांत में 16 शील गुणों के, यानी कि एक मनुष्य में कितने शील गुण होते हैं, 16 शील गुण होते हैं, 16 शील गुणों के रूप में होते हैं, 16 गुणों के रूप होते हैं जिसमें धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं। और इसको जानने के लिए, जिसे अपन कहते हैं, इसने शील गुणों को पहचानने के लिए जो आपके केटल महोदय उन्होंने क्या दी थी, 16 PF प्रश्नावली, ठीक है, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं अपन, स्रोत विषय गुणों को यानी विषय व्यक्ति की परीक्षण करके इस 16 PF के माध्यम से व्यक्ति के शील गुणों के बारे में अपन जान सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगला जो सिद्धांत है वो आपका है मांग दबाव का सिद्धांत, जो कि आपके हेनरी मुर्रे द्वारा दिया गया है। और हेनरी मुर्रे कहते हैं कि व्यक्ति किसी कभी बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके जो शारीरिक सामाजिक आवश्यकताओं पर उस पर कई प्रकार के दबाव आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति क्या आता है, अपनों की मांग को पूरा करने की दिशा में गलत कार्य यानी दिशा में सक्रिय हो जाता है और उसी प्रकार व्यक्तित्व बना लेता है। यानी कि व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको जो सही लगता है वह व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगले सिद्धांत की अपन बात करते हैं। आपका चौथा, मांग के दबाव का सिद्धांत। ठीक है, मांग के दबाव का सिद्धांत देने वाले कौन, आपके हेनरी मुर्रे। हेनरी मुर्रे ने आपके जो सिद्धांत दिया, कैसा सिद्धांत दिया, मांग के दबाव का सिद्धांत। यानी व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के गुण होते हैं, यानी व्यक्ति इस समाज में क्या है, व्यक्ति इस समाज में क्या नहीं बच्चों, व्यक्ति इस समाज में बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जो पारिवारिक जो सामाजिक आवश्यकता है उन पर दबाव आता है। यानी कि व्यक्ति पे किसका दबाव आता है, व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं का दबाव। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पर व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं का दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या, आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको जो सही लगता है वह उसी दिशा में कार्य करता है। वो सही गलत को नहीं समझ पाता, उसमें सही गलत का कोई भेद नहीं रह पाता। इस प्रकार से वो उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता, बस उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मेरे को मेरे परिवार की सामाजिक और मानसिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। और इसी प्रकार से इन्होंने इसके अंदर आपके कितने 40 प्रकार की क्या बताई है, वो आवश्यकताएं होती है, जो क्या करते हैं बच्चों, आपके मांग के रूप में क्या कार्य, दबाव का कार्य करते हैं। 40 आवश्यकताएं ऐसी है व्यक्ति की 40 आवश्यकता ऐसी है जो किसका कार्य करती है, व्यक्ति पर दबाव का या मांग का कार्य।
मांग व दबाव का कार्य करती है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल अपन नई क्लास में नए बिंदु पे चर्चा करने वाले। तो आज की क्लास में जो अपन ने चीज़ देखी वो बच्चों अपन ने देखी थी आज का जो व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। और जो देने वाले व्यक्तित्व निर्माण के जो सिद्धांत, सबसे पहला जो सिद्धांत था वो आपका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था, जो कि आपके सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। और उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया, यानी व्यक्तित्व के इन्होंने 3 घटक बताए थे, आपका एक इड, ईगो और सुपर ईगो। और इन्होंने इसके अंदर जो सबसे प्रभावी जो आपका गुण बताया था वो आपका बताया था ईगो। ईगो होता है क्या है बच्चों, आपके इड और इसका आपके सुपर ईगो के अंदर क्या रखता है, संतुलन बनाए रखता है। और उसी संतुलन के कारण आप व्यक्ति इस जीवन में अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर पाता है। ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो पहला जो आपका है इदम या इड, इसमें क्या होता है, ये आपके जो बाल्यावस्था है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। और इसके अंदर बालक के अंदर स्वार्थी भाव होता है, लालच का भाव होता है, असहयोग की भावना होती है, उसके अंदर पशु प्रवृत्ति होती है। इसमें व्यक्ति की जो शारीरिक इच्छाएं हैं उन पर उनकी जो मानसिक इच्छा है उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसका शरीर अलग कार्य करता है, उसका मन अलग कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार से इसमें असंतुलन बना होता है। या इसे ही अपन इड को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, आपके व्यक्ति के या मनुष्य की दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह है। उसके बाद बात की अपन ने ईगो की। ईगो जो है ये युवावस्था में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, व्यक्ति के अंदर इंसानी प्रवृत्ति आ जाती है, वास्तविकता में जीना सीख जाता है, मिलनसार प्रवृत्ति आ जाती है, उसमें सहयोग की भावना आ जाती है, पूर्ण सहयोग की भावना आ जाती है। और इस वजह से इसमें क्या बनाए रखता है, ये संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद बात करते हैं अपन बच्चों आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो में होता क्या है, ये वृद्धावस्था में तो सर्वाधिक पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के लिए यानी परहित के लिए जीना सीख जाता है, आदर्शवादी भाव आ जाता है, उसमें देवत्व की भावना आ जाती है, बलिदान और त्याग समर्पण की भावना आ जाती है। इनके आधार पर आपके जो फ्राइड हैं उन्होंने सर्वाधिक जो सफल व्यक्तित्व के रूप में जिसे माना वो आपका एम का भाव माना। उसके बाद बात करते हैं अपन शील गुणों के सिद्धांत की। शील गुणों का सिद्धांत देने वाले जो आपके जो मनोवैज्ञानिक थे बच्चों, आपके GW ऑलपोर्ट थे। उन्होंने ये बताया और उन्होंने ये सिद्धांत देते हुए कहा कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के शील गुणों से बना होता है। और जो कुल जो शील गुण होते हैं वो आपके 17,953 होते हैं, जिनको 4500 भागों में विभाजित किया जाता है। और उसको मूल रूप से जो विभाजित किया जाता है वो 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। यानी जो आपके जो शील गुण यानी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वो आपके कितने होते हैं बच्चों, 17,953 होते हैं। लेकिन उनको भी इन्होंने 4500 भागों में विभाजित किया। और उन 4500 भागों के आधार पर इसको जो मूल रूप से जो विभाजित किया आपके GW ऑलपोर्ट ने, वो 2 प्रकार के 2 भागों में विभाजित किया। एक तो आपका सामान्य शील गुण, एक विशिष्ट शील गुण। अब सामान्य से तात्पर्य नहीं, व्यक्ति के अंदर लगभग जितने भी गुण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, वो सब व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं। जो कि जिस प्रकार से अपन देखते हैं प्रेम, दया आदि की भावना। फिर आते हैं आपका विशिष्ट, और विशिष्ट में ऐसे गुण या ऐसे जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर जो उसकी पहचान बन जाते हैं। जैसे आपके मदर टेरेसा है, उसमें सेवा का गुण था इसलिए उसको जानते हैं। महावीर स्वामी व गांधी जी को अहिंसा के लिए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को और अटल बिहारी वाजपेयी को संप्रेषण के वजह से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके विशेषक का सिद्धांत। विशेषक का सिद्धांत देते हुए आपके जो RB कैटल थे, इन्होंने 2 प्रकार के विशेषक बताए, एक तो सतही विशेषक, एक स्रोत विशेषक। सतही विशेषक के तात्पर्य यानी वो विशेषक जिसे अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे हैं आपकी स्रोत विशेषक, यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऐसे गुण जिनको अपन जानने के लिए किसी ना किसी परीक्षण का प्रयोग करते हैं। और इस परीक्षण का प्रयोग करने के लिए इन स्रोत विषय गुणों का जानकारी लेने के लिए आपके जो RB कैटल महोदय हैं उन्होंने 16 पेज क्या दिया था, प्रश्नावली दी थी, जिसके कारण व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। उसके बाद आता है आपका मांग व दबाव पूर्ति का सिद्धांत, जो कि आपके हेनरी मुर्रे ने दिया था। और हेनरी मुर्रे ने यह सिद्धांत देते हुए कहा था कि व्यक्ति कभी भी गलत करना नहीं चाहता, यानी व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन इस समाज के अंदर उसको जीवन जीने के लिए, अपने परिवार के लिए या व्यक्तिगत लिए कई प्रकार की आवश्यकता है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्ति को जो भी मार्ग दिखता है वह उसके क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसके परिणाम का उससे कोई चिंता नहीं रहती, उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करता। इसी तरीके से इसी आपके जो मुर्रे थे, इन्होंने आपके व्यक्तित्व के 40 प्रकार बताए। यानी व्यक्ति इस आधार पर, यानी व्यक्ति के दबाव मांग या दबाव पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति के अंदर 40 प्रकार की आवश्यकता, नहीं, एक व्यक्ति को 40 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति किसी भी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। उसको उसके परिणाम का कोई चिंता नहीं रहती, कोई विचार नहीं करता, और वो उस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ
कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल अपन नए बिंदु, नए विषय, नए बिंदु, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। और कल जो अपन बात करने वाले हैं वो आपके टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि आपके हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। इसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।